अब लगा दिया रिकॉर्डिंग पे। हाँ चलो बताओ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम? बताओ। देखो आज ही हमने सुपर रिलेशन पढ़ा है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई आप कह रहे हो हर जगह सेम, और ये एन इंटू ई तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ए इंटू वी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि बी पे ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होगा। चलो एक बात और बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम? नहीं है, इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो। वीडी का मॉड ले लो, तो वीडी का मॉड जो आएगा वो आएगा स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई 2 एम ई। ई हो गया, टाउ हो गया, एम ई हो गया, ये सब तो कांस्टेंट एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। यानी वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो जहां का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, जहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो आप समझ में आ रहे हैं ई का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। तो बोलो, बात समझ पाए क्या? छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है। दो कंडक्टर जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, उनको एक ऐसे बैटरी से जोड़ दिया है। इसका नाम 1 कर लेते, इसका नाम 2 कर देते। दोनों का मटेरियल लेकिन सेम है, ये ध्यान रहे। तो हम वही जानना चाहते हैं, पहले तो मुझे बताओ करंट दोनों में सेम या डिफरेंट? लेंथ दोनों का सेम ले लेते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ भी हो जाए करंट तो दोनों में सेम ही होना है। तो I1 इज इक्वल टू I2 लिख लेते हैं, आ जाओ। पहला बात तो यही आ गया। आप मुझे बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें ज्यादा किसमें कम? सोच के बताना। तो हम लोग पढ़े हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई सेम, एन भी सेम, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम बता रखा है। तो ये भी सेम, यानी कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। यानी वी डी फॉर 2 इज ग्रेटर देन वी डी फॉर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? किस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बताओ तो जरा।
इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कम, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है कि जिसमें ड्रेड वेलोसिटी ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस में कौन ज्यादा कौन कम? बताओ। याद करो, बड़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, V इज इक्वल टू ई डी। डी दोनों का सेम है, तो जिसका ई ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो समझ में आ रहा है, टू का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वन का। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब आ चुका है तो रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हो क्या? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा किसका कम? अभी आप यूज कर लो ओम्स लॉ, हिंट कर दे रहे हैं हम, वैसे थोड़ी देर में डिराइव करेंगे हम इसको। का सहारा ले लो आप। V इज इक्वल टू आई आर लगा लो। तो भाई आई तो दोनों का सेम ही है, जिसका V ज्यादा होगा उसका R भी ज्यादा होगा। तो देखो, छोटी छोटी बातें करते करते कितनी बातें हम डिस्कशन कर दिए। तो करंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो एक और देते हैं, देखो। अब मैंने क्या किया है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, मान लो ऐसे कर दिया है। एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर ले लेते हैं, ऐसा कुछ है। अब क्या किया है कि दोनों कंडक्टर्स को एक तार से जोड़ दिया है। दोनों का लेंथ लेकिन सेम है, और दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। दोनों का लेंथ सेम है। क्रॉस सेक्शन आपको दिख ही रहा है। का नाम अगर वहां, दोनों का मटेरियल लेकिन सेम है, ये ध्यान रहे।
क्लास में। हाँ, क्लास में तो कोई वेटिंग में है ही नहीं। तो वेटिंग में। देखो, चलो वही डिस्कशन फिर करना चाहते हैं कि किसमें। तो पहले एक काम करो, ऐसे करते हैं, सुनो। पहले बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें ज्यादा किसमें कम। या चलो पहले एक काम करो, ये बताओ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ज्यादा किसमें कम, ये बताओ। बात यहाँ से करते हैं, हम आपको हिंट करते हैं थोड़ा। पहले अच्छे से सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ज्यादा किसमें कम। यहाँ से शुरुआत करो। कोई नहीं है वेटिंग रूम। हाँ जी, बताओ। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। नाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। देखो, एक बात मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो आइडियल वायर्स होते हैं, आइडियल वायर्स एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है। मतलब एक आइडियल वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, बोल। तो देख, तो ये टेक हब के नाम से है क्या। देख,
हाँ, तो हम कह रहे थे कि आइडियल वायर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है। इसका मतलब 1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी एक तो समझ में आ रहा है ऐसा। और याद करो हमने पढ़ा हुआ है कि वी वैल्यू होती है ई इंटू डी। ई दोनों का सेम है, इसका मतलब ई भी दोनों का सेम होगा। बोलो, यहाँ तक सही है क्या? अब मुझे बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा किसका कम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा किसका कम, जल्दी बताओ। हाँ, देखो ऐसे भी दिख रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई 2 m। और ई को हम चाहते तो भी बाई एल लिख सकते थे। दिख रहा है ये सब के लिए सेम, ये सब के लिए सेम, ये सेम, सब सेम ही हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में इक्वल हो गया। और ऐसे भी देख रहे हो ई दोनों का सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दोनों का सेम। 1 = और क्या देख सकते हैं, यही सब देख सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल तुम यहाँ पे इतनी बातें डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? और तो कुछ बात हम यहाँ करंट का डिस्कशन करने के लिए, करंट का डिस्कशन अब नहीं। हाँ, करंट का डिस्कशन कर तो पाओगे आप। आई की वैल्यू होती है एन ए वी डी। वी डी दोनों का सेम है, जिसका ए ज्यादा होगा उसका करंट। बोलो। आई निकालना है आपको, वी डी दोनों का सेम है तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका करंट भी ज्यादा होना चाहिए। यानी 1 में ज्यादा करंट जा रहा है। अब एक बात बताओ, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, करंट मालूम है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम बता सकते हैं क्या? फ्रॉम v इज इक्वल टू आई आर, आर कैन बी रिटर्न एज v बाई आई। v दोनों का सेम, आई ऊपर वाले का ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस पक्का होगा कम। यानी R2 इज ग्रेटर देन R1। यहाँ पे छोटी छोटी कई बातें हम लोग बना लेते हैं। आओ एक दो रिलेशन जरा फटाफट डिराइव करते हैं, देखो जरा। याद करो, ने एक फॉर्मूला बनाया था आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। और वीडी का एक फॉर्मूला और बनाए थे, उसको लाके यहाँ पे डाल देते हैं तो आ जाएगा एन ए। और वीडी को हम लिख देते हैं ई इतना टाउ बाई 2 m। ठीक है, तो थोड़ा और अरेंज करके लिखो। ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए कैपिटल ई टाउ बाई 2 m। जहाँ जहाँ ए आ रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं भी बाई एल। ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए टाउ एल इन भी, है ना? ही कैन बी रिटर्न एज
MEL NE² टाउ टू आई। जरा देखो तो सही लिखे हैं क्या? हाँ जी। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना कैलकुलेशन, देख लो। तो कैलकुलेशन सही है बोल दे। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी कुछ है। वैसे एक चीज देखो, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एम ई कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट होगा, टाउ भी कांस्टेंट होगा। दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड रो, एंड रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है 2 ME डिवाइडेड बाई N² टाउ। देख लो, एक बात बताओ, रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगा? बताओ जरा। बता सकते हो? हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल पे बिल्कुल सही। और बताओ। नेचर ऑफ मटेरियल में आ गया आपका एन आ गया, टाउ भी आ गया। नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का तो टर्म है ही नहीं रेजिस्टिविटी में, देख। अरे रेजिस्टिविटी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ है? देखो, सही कह रहे हो आप कि रेजिस्टिविटी सबसे पहले डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग डक्टर। कॉपर का होगा तो एन की वैल्यू अलग होगी, एल्यूमिनियम का होगा तो एन की वैल्यू अलग होगी। तो सेकंड वाली बात है वो टाउ पे डिपेंड कर रहा है। और टाउ डिपेंड करेगा, याद करो हम लोग पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में, पढ़ाए थे मीन फ्री पाथ। याद है क्या मीन फ्री पाथ? दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। कुछ याद आ रहा है? तो मेरे बच्चों एक बात अच्छे से समझाओ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टाउ पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टाउ पे क्या असर पड़ेगा, जल्दी बताइए। मुझे एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है उनका स्पीड, जो थर्मल स्पीड है, बढ़ेगा या घटेगा? थर्मल स्पीड अगर बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे? और इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाउ पे क्या असर पड़ेगा? टाउ क्या था? एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल, दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो वो बढ़ेगा या घटेगा बताओ? वो घट जाएगा।
और रेजिस्टिविटी अगर घट गई, सॉरी टाउ अगर घट गया तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ। तो एक बात समझ लीजिए कि रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड और दूसरा टेम्परेचर। का तीसरा किसी से कोई मतलब नहीं है। कर छोड़ो। एक बात और समझ लो। देखो रेजिस्टिविटी नाम से क्लियर है, क्या करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, यही तो है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। भाई जाहिर सी बात है, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप चाहो तो यहां से बना सकते हो, स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 समझ में आ रहा है कि कंडक्टिविटी भी किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। हाँ उल्टा कहानी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ घटेगा और टाउ घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगा। बोल। वैसे एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, रेजिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो, इनको लेंथ से कोई मतलब नहीं है, इनको एरिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब 1 मीटर कॉपर का तार लो या फिर 1 किलोमीटर कॉपर का तार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मटेरियल और टेम्परेचर सेम है। अब एक चीज और समझ, अब जरा इस टर्म को देखिए, टर्म को। मुझे एक बात बताओ, ये अगर V है और ये अगर I है, तो ये क्या रहा होगा, ये पूरी क्वांटिटी ऑब्वियसली आ रहा होगा। यानी रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला बना लिया है, क्या? रो एल बाई ए। देख लो सही है ना, बाकी सबको रो लिख दिए हैं, एल और ए को लिख दिए हैं लाके, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, या चलो अभी थोड़ा देर रुक जाओ, एक मजेदार बात बताते हैं, रुको। यानी इस इक्वेशन को थोड़ा अगर एडजस्ट करके लिख दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगा V इक्वल टू आई आर। और इस इक्वेशन को आप लोग ओम्स लॉ कहते हो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? वैसे ये इक्वेशन जो है ना, ये कहलाता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लॉ। ओपिक ऑफ ओम्स। ठीक है, इसको कहते हैं, सॉरी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब सुनो ध्यान से। अब इस ओम्स लॉ को अगर ध्यान से देखें तो दिखाई पड़ रहा है कि आर की वैल्यू होगी V बाई आई। यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे और करंट पे। बोल हाँ या ना?
नन्हे मुन्नो नहीं, इसीलिए तो फंसाने के लिए तो लिखे थे इसको। ऐसा सबको लगता है कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई है, इसका मतलब आर की वैल्यू वी और आई पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी देख तो जरा इधर, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देख तो, यहाँ वी और आई का टर्म है क्या? यहाँ ना तो आपको भी दिखाई पड़ रहा है ना आपको आई दिखाई पड़ रहा है। मजेदार बात क्या है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो वो वी और आई से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस तीन बातों पे डिपेंड करेगा, क्या क्या? पहला, नेचर ऑफ मटेरियल, रो, दूसरा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, और तीसरा टेम्परेचर। तो ढंग से कॉपी पे लिख लें कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। रेजिस्टेंस तीन बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, दूसरा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, का टेम्परेचर। तो बात समझ गए क्या? चलो और कुछ बातें समझाते हैं, देखो पहले आओ छोटा छोटा क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। देखो वैसे एक बात ध्यान रखना, दुनिया में दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो इक्वल टू आई आर को एकदम रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को रेस्पेक्ट करे, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर V और I का ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा नजर आएगा? और I और V का ग्राफ बनाया जाए तो कैसा नजर आएगा? चलो दोनों बता दो जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है कि I और V का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा वैसे? हाँ, इसका स्लोप होगा रेजिस्टेंस। I और V का ग्राफ, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप की वैल्यू होगी tan थीटा। और tan थीटा क्या होगा? 1/r। ध्यान रखें, ऐसे ऐसे कंडक्टर्स जो सर झुका के ओम्स लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तुम बोलोगे क्या ऐसे भी कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? तो हाँ, ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बनाओगे, हम लोग पढ़ेंगे वैसे आगे जाके, सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि इसका आई और वी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। लिख ले कहीं पे एक बार,
वैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ को देखते आपको समझ में आ गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है, दिख रहा है कि हर पॉइंट पे एक ही स्लोप आएगा। लेकिन अगर कहीं पे गलती से ये ग्राफ बना दिया है ऐसे, तो आपको पूछा बताओ कि रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या बोलोगे? एक तो बताओ क्या कह सकते हैं, कि आप कह रहे हो कि वीआई ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो स्लोप है वो लगातार बढ़ रहा है, और स्लोप की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी लगातार बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नॉन ओमिक है, लेकिन आप ऐसा समझ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाते हैं, मुझे बताना जरा अच्छे से। जैसे मान लो कि मैंने ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया हुआ है, एक ऐसा, ऐसा। पहले तो मुझे ये देख के बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका कम। हाँ जी। तो आपने को बताया कि आईवी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1/r को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/r को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब जिसका स्लोप कम है उसका आर ज्यादा है, यानी R2 ग्रेटर देन R1। अब एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि एक कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर का आईवी ग्राफ दो अलग अलग टेम्परेचर पे मार्क किया गया है। मान लो ये वाला T1 पे मार्क किया गया है और ये वाला T2 पे मार्क किया गया है। बात समझ गए मेरा? एक कंडक्टर का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दो अलग अलग टेम्परेचर पे मार्क किया गया है। तो आप बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, सोच के बताइए। बताओ। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही कंडक्टर के लिए आप कह रहे हो कि इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा। अभी हमने देखा था ना, कहाँ गया वो, यहीं से देख लो। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
यानी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया कि ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका मतलब पक्का इसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, यानी टी ग्रेटर देन 1। बोलो। छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, कोई बहुत मुश्किल। आओ बस आपको एक दो बातें और समझाते हैं। चलो एक छोटा सा काम पहले करवा देते हैं। एक बात देखो तो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आई इज इक्वल टू बाई डी टी, है ना? मतलब चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट को रिप्रेजेंट करेगा। चार्ज टाइम ग्राफ स्लोप एंड करंट। अगर अपने को यहाँ से चार्ज फ्लो निकालना है, क्या हम आईटी ग्राफ को इंटीग्रेट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और समझ में आ गया, करंट टाइम ग्राफ एरिया रिप्रेजेंट्स चार्ज। तो सही बोल रहे हैं क्या? मतलब अगर कहीं पे आपको दे दिया है चार्ज टाइम ग्राफ, तो आपने अगर स्लोप निकाल लिया तो आपको जाएगा। और कहीं पे अगर आपको दे दिया है करंट टाइम ग्राफ, आपने अगर एरिया निकाल लिया तो आपको करंट मिल जाएगा। सॉरी, ग्राफ है ना। आईटी ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल लिया तो आपको चार्ज फ्लोन मिल जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट पे घिटे घिसे पिटे क्वेश्चंस आते हैं, आओ हम भी एक एक करवा देते हैं। तो कुछ नहीं, आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी आओ एक दो करवा देते हैं। जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वैल्यू है 2 + 4t + 6। कहता है बताओ करंट की वैल्यू कितनी होगी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तुम आसान से क्वेश्चन कर लो फटाफट, कोई खास बात नहीं है, जल्दी से कर लो। तो है नहीं, आई की वैल्यू को आप लिख दोगे डी बाई डी टी, डी टी करोगे तो ये आपका हो गया 4t। टाइम की वैल्यू अपना पुट करते जाओ, जैसे 1 डालोगे तो 8 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं ये तो कुछ है नहीं, आसानी से कर लोगे। बोल। अब एक उल्टा करा देते हैं, उल्टा वाला थोड़ा सा अच्छा है। ये लिखो, आई इज इक्वल टू 3 + 2t। जैसे एक तार है, तार में इतना करंट फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू +2। कह रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड।
amount of charge flown from 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा, जरा बताइए फटाफट। जल्दी जल्दी फाइंड करें। समझ में आ रहा है। एक तो तरीका है कि इंटीग्रेट कर लो। पी क्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट डाल देंगे 4, यहाँ क्यू चल यहाँ फाइनल डालना है हमको। डेल्टा जो है वो आ जाएगा प्लस, वैसे इसको करने का एक उपाय और हो सकता था कि इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। ग्राफ समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव ही इसका इंटरसेप्ट भी है। पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट ग्राफ कैसा बनेगा? आईटी ग्राफ। ग्राफ ऐसा बनेगा क्या, देख तो। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात समझ में आ चुका है कि ये वाली जो वैल्यू है ये होना है 3, और आपका इंटरेस्ट 2 सेकंड पे है पहली बार, तो आओ 2 सेकंड वाले को पहले मार्क कर लेते हैं। 2 सेकंड पे आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लाके डाल दो, 7 आ गया। और हमारा इंटरेस्ट 4 सेकंड तक है, तो 4 यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ 4 सेकंड कितना आ जाएगा देख लो, 11 आ गया। और चार्ज फ्लो अगर निकालना है तो अपने को ये वाला एरिया निकालना होगा। एरिया निकाल के देखना 18 आ रहा है क्या? तेरा एरिया निकाल के देखे तो 18 आ रहा है क्या? ये भी एक तरीका हो सकता था। एक दो और देखो। जैसे एक तार है जिसमें करंट दौड़ रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट एस टू द पावर टाउ। कैलकुलेट amount of charge flown from t is equal to 0 to
इंफिनिटी, फाइंड करके दिखाओ। 0 से इनफाइनाइट टाइम के बीच में कितना चार्ज का फ्लो हो जाएगा? नहीं, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन ही तो है, और क्या है, कर लो फटाफट। ये भी कर लो, और एक तार में करंट दौड़ रहा है, आई नॉट साइन डी। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन तो ये दो क्वेश्चन है, फटाफट करो, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो आप कर लोगे। जल्दी जल्दी फाइंड करें। दोनों ट्राई कर ले फटाफट, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, कोई नहीं है। आंसर नहीं आया क्या? इंटीग्रेशन तो करना है, कहाँ खो गए तुम लोग? आओ चलो समझाते हैं कि
देखिए, तो समझ में आ रहा है कि वैल्यू जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू जहाँ जहाँ आई आ रहा है आई नॉट और टाउ इन पता है इसका आई नॉट तो कॉन्स्टेंट से बाहर ही कर लो। और इसका इंटीग्रेशन बताए थे कि जब भी लीनियर फंक्शन आएगा तो बताया था ना ई एस टू द पावर ई एक्स प्लस अगर है तो हम बोले थे कि एक्स समझ के इसको लीनियर है ये तो एक्स को इंटीग्रेट कर दो, बाद में एक्सटेंड से डिवाइड कर देना। हाँ वही करना होगा यहाँ। आ जाएगा ई रेस टू द पावर बाई टाउ और बाद में टी का कोएफिशिएंट जो है माइनस 1/टाउ उससे हमने डिवाइड कर दिया। डालना बाकी है ये अपना ये हो गया माइनस आई नॉट टाउ और लिमिट जैसे लाके डालोगे तो आएगा ई रेस टू द पावर माइनस आ जाएगा माइनस। समझ में आता है कि इसकी वैल्यू तो हो जीरो, वैल्यू हो जाएगी वन। फिर आ गया आई नॉट टाउ। वही बात जरा यहाँ पे लगाओ, जल्दी से कर लो। हाँ जी सेकंड वाला जल्दी से कर लो। अरे आवाज आ रही है ना या नहीं आ रही है? में चलो। आवाज आ रही है या नहीं? मुझे भी नहीं मालूम ना, हम आज पहली बार ये गूगल मीट ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं अभी इसका भी कोई ये रहता है क्या, लिमिटेशन है क्या कुछ इसका? 40 मिनट रहता है का तो। देखा कि लाइसेंस वाइसेंस तो कुछ मिला नहीं मुझे इसका। देखो, अरे इसको जल्दी कर ले, तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है तो कुछ नहीं इंटीग्रेट कर लो ना इसको। कर लो इंटीग्रेट, जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक करना है। क्या आएगा देखो। ये भी लीनियर है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस को तो कॉमन ले लेते हैं तो कॉस ओमेगा टी पाई ओमेगा भी आएगा तो उसको ले लो। ये है पाई बाई ओमेगा और ये है जीरो, पुट कर दो लाके। माइनस आई नॉट बाई ओमेगा और इसको जब लाके पुट करोगे तो आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। ये कुल मिला के -2 हो जाएगा तो आंसर देख लो आ गया 2 पाई नॉट बाई। इतना चार्ज का फ्लो हुआ होगा, इसमें क्या दिक्कत है रे? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलना और क्या करना है। चलो एक बात और देख लो। आज मैंने आपको बताया है कि आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, है ना? एक बात बताओ,
देखो, एक बात बताओ, जैसे ये कंडक्टर है, इसका एल है, एच है। ये कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री वो है। मुझे आप देख के ये बताओ कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। बताओ। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि रो तो आपने ले लिया, एल आप क्या लोगे, एरिया आप क्या लोगे। जरूरी थोड़ा है कि करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा हो सकता है करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, और हो सकता है करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो। कहने का मतलब है कि एक कंडक्टर को देख के ये नहीं बताया जा सकता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। आपको बताना होगा कि उसमें करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, अगर हम इसका नाम एक्स एक्स डैश रख दें, तो आप बोलोगे ठीक है, इसकी आर की वैल्यू होगी रो, जितने लेंथ में धारा प्रवाह हो रहा है वो है एल, और जितने एरिया से होके धारा प्रवाह हो रहा है वो है बी इंटू एच। लेकिन कल को अगर कोई बोल दे नहीं जी करंट तो ऐसे दौड़ रहा है, करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है तो रेजिस्टेंस वाई वाई डैश के क्रॉस जो हो जाएगा वो होगा रो, एल का काम करेगा बी, और एरिया का काम करेगा ये वाला, मतलब एल इंटू एच। कोई कह दे नहीं जी करंट तो जो है जेड जेड डैश के अलोंग फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे आर अबाउट जेड जेड डैश कैन बी रिटन एज रो, एल का काम इसमें करेगा एच, और एरिया का काम करेगा इसमें एल इंटू। बात समझे क्या। बोल। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी कंडक्टर को देख के उसका रेजिस्टेंस नहीं लिखा जा सकता है, बताना पड़ेगा आपको कि उसमें करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है। हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि आपको समझना है कि एल क्या है, जितने लेंथ में धारा प्रवाह हो रहा है। एरिया क्या है, जिस एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है वो एरिया लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कोई कहता है कि देखो जी इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर धारा प्रवाह ऐसे हो रहा है, रेडियस आर है, इसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस है, क्या लिखा जाएगा। रेजिस्टेंस तो होता है रो एल बाई ए, तो रो रहने वाला है। एल की जगह पे क्या आएगा।
जिस लेंथ से धारा का प्रवाह हो रहा है एल हो जाएगा, और जिस एरिया से धारा का प्रवाह हो रहा है, आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एरिया लेना है, कैसे लेना है। अगर इनमें से कुछ भी वैरी करना स्टार्ट कर दे, एल या तो एरिया, रो या तो एल या तो एरिया, कुछ भी वैरी करना स्टार्ट कर दे, फिर आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा कंडक्टर पकड़ना होगा, छोटे से कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना होगा, और उसको फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको केवल रेजिस्टेंस बहुत सारे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे। आज वाली क्लास तो बस ट्रायल के लिए था कि देखते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। होता क्या है ना, जैसे ही हम अपने मोबाइल पे जब भेज के जूम को देखते हैं तो साफ आता है, और जैसे ही तीसरा बंदा ज्वाइन किया वो फेड हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान रहे, फिर एक आदमी से पूछे तो उसने बताया कि एक बंदा ज्वाइन करने से दिक्कत नहीं है। नहीं, आज तो मैंने ये फिर गूगल मीट में इंस्टॉल किए। वैसे तो गूगल मीट कल भी इंस्टॉल कर लिए थे, लेकिन कल मुझे चैट बंद कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो में एक दो बच्चे बदमाश भी घुस जाते हैं ना, वो परेशान करते हैं, इस कारण से आज पहले सीखे तब जाके हम बोले ट्राई करते। कल जो है दिन में भी क्लास होगी और शाम में भी, है ना। तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं करंट हो जाए, और बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं। तो इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अभी थोड़ी देर में डाल देंगे पे, देख पाया होगा उसको। चलो लो, बार कोड, इसका क्यूआर कोड जनरेट कर देते हैं। हाँ, सुबह वाला टाइम तो खैर जो है वो है। कल एकदम डॉट हम 8 बजे शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी दिक्कत विक्कत दूर हो गया है। चलो इसको स्कैन कर लो। 8:50 पे। सर ऐसे तो रजिस्टर डिपेंड कर रहा है, कहाँ कर रहा है रे। रेजिस्टेंस की वैल्यू में करंट कहाँ आया। बेटा करंट जो है, ध्यान रखे, करंट वेक्टर क्वांटिटी है, ना करंट वेक्टर है, ना टेंसर, ना वो स्केलर है, वो बेसिकली टेंसर क्वांटिटी है। और नहीं, करंट नहीं वो, ये सिर्फ बता, देखो रेजिस्टेंस का काम क्या है, नेगेटिव आदमी का काम क्या होता है, किसी की अच्छाई से जलना, कि रास्ते में रोड़े उत्पन्न करना। तू अगर पढ़ने लगेगी ना, तो बदमाश तेरे दोस्त हो ना, बोला ये कितना पढ़ रही है, अच्छा कर रही है, इसका खराब करवाओ। तो रेजिस्टेंस वही चीज है भाई। कंडक्टर को पता तो होना चाहिए कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तब तो वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। आई होप बिशु बात समझ गए होगे। रेजिस्टेंस का काम ही है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश करना। उसको पता तो होना चाहिए कि भैया किधर रेजिस्ट करना है हमको। आपने बता दिया कि करंट ऐसे जाएगा, तो बताओ कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। करंट ऐसे जाएगा तो कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। हाँ, करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन से रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। देख ले इसी एग्जांपल में, एक ही कंडक्टर का अलग अलग तरीके से करंट फ्लो किया, रेजिस्टेंस अलग अलग आया। नहीं, कहाँ किया देख, जो रेजिस्टेंस हम लोग निकाले हैं उसमें करंट का टर्म तो है ही नहीं। नहीं समझे बात को। जैसे मुझे एक बात बता, सुन,
मान ले हम महा नेगेटिव आदमी है, तेरे अच्छे नंबर आने लगे, आस्था के अच्छे नंबर आने लगे, भाई मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे किसका विरोध करना है। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को अपोज करना। उसको पता तो होना चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में अपोज करना है। हमने सिर्फ उतना ही बताया है और कुछ नहीं बताया, देख ले। करंट का तो कोई यूज ही नहीं है उसमें। वो कह रहा है कि करंट अगर ऐसे फ्लो करता तो रेजिस्टेंस इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करता। रेजिस्टेंस को करंट से, ना तो करंट से कोई मतलब है ना वोल्टेज से कोई मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है। का मतलब ये है कि वो कहना चाह रहा है कि भाई करंट ऐसे फ्लो करेगा तो हम ऐसे अपोज करेंगे। देखो ना, जो अभी हमने सबसे पहले एक्स एक्स डैश वाला लिखा है वो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। उस रास्ते से में रेजिस्टेंस सबसे बड़ा वैल्यू रेजिस्ट करेगा। तो हर रास्ते में अलग अलग रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है वो, देखो। अरे, जो आदमी जो है ना वो जेलसी तो उसमें आएगा ना जो अच्छे नंबर लेते हैं। जो पहले ही 5 नंबर 10 नंबर ले रहा है उसके रास्ते में क्या विरोध उत्पन्न करेंगे हम। समझ गए। तो बेटा क्लास खुद एंड कर देते हैं।